हेलो विद्यार्थियों, आज हम विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण का अभ्यास करेंगे। अम्ल जिसे एसिड कहा जाता है, क्षार जिसे बेज कहा जाता है और लवण जिसे सॉल्ट अंग्रेजी में सॉल्ट कहा जाता है। पिछले कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन में खट्टापन या कड़वा स्वाद लाने के लिए भोजन का विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। आपके परिवार में कई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित होते हैं। अम्लता यानी नॉर्मल भाषा में जिसे आप लोग एसिडिटी बोलते हैं, और इस एसिडिटी के उपचार के लिए नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का उपाय किया जाता है। उपचार बताते समय आप किसी गुणधर्म का ध्यान रखेंगे। आप जानते हैं अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे का प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। अर्थात जब आपको एसिडिटी होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पेट में एसिड का प्रमाण बढ़ गया है। ठीक उसी समय अगर आप बेस यानी क्षारक जिसे कहते हैं सोडा का पानी आप पीते हैं तो उस समय आपके शरीर में सोडा का प्रमाण बढ़ जाने से एसिड और बेज नियंत्रण हो जाता है। आप जानते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टा। अब अम्ल की विशेषता, ये अम्ल की विशेषता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षारक स्वाद में खट्टा होता है, कड़वा, और लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है। यह है अम्ल और क्षारक की विशेषता। लिटमस पत्र क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। आप लोग को अगर लिटमस पत्र बनाना हो तो टर्मरिक पाउडर का मतलब हुआ कि हल्दी के घोल में कागज को भिगो दें और सुखा दें, वो बन गया सूचक। ये बन गया सूचक। इसी प्रकार आप जानते हैं कि हल्दी कपड़े पर लगे सब्जी के दाग, क्षारीयता प्राकृतिक वाला साबुन रगड़ते हैं तो उसे पश्चात फिर वही पीले रंग का हो जाता है। अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए आप सिंथेटिक सूचक जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, सिंथेटिक सूचक में आता है मिथाइल ऑरेंज या फिनोल्फेथेलिन, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इस अध्याय में हम अम्ल क्षार के अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अम्ल एवं क्षार एक दूसरे पे क्या प्रभाव करते हैं या कैसे प्रभाव समाप्त करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अम्ल एवं क्षार का रासायनिक गुणधर्म समझना। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल बनाता है। क्षार स्वाद में कड़वा होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला बनाता है। रंग परिवर्तन द्वारा सूचक से पता लगा सकते हैं कि वो क्या है। इन्हें गंधीय सूचक भी कहा जाता है। इन्हें गंधीय सूचक, ओलाफैक्टरी फैक्टर, सूंघने से भी पता लगाया जा सकता है। अम्ल एवं क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया। अब यहाँ से रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होती है। अम्ल एवं क्षार की धातु के साथ प्रक्रिया, जिसका एक प्रयोग ये दिया हुआ है। इसमें एक परख नली में लगभग 5 ml सल्फ्यूरिक अम्ल ले लो। 5 ml सल्फ्यूरिक अम्ल है परख नली के अंदर, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और दानेदार जिंक के टुकड़े डालो। ये रहे दानेदार जिंक के टुकड़े।
अब इस दानेदार जिंक के टुकड़े की सतह पे आप क्या देखते हैं कि बुलबुले पैदा होते हैं, इसमें बुलबुले, और ये बुलबुले गैस के माध्यम से इस परख नली से होते हुए पानी में जाते हैं। जब ये पानी में जाते हैं तो पानी में से एक बुलबुले वाली गैस ऊपर आती है, जहाँ पे जलती हुई मोमबत्ती रखने से वहाँ पर वो जलने लगता है। अर्थात इसमें जो गैस निकली है वो हाइड्रोजन गैस के नाम से जानी जाती है, हाइड्रोजन गैस के नाम से जानी जाती है। यानी अगर एसिड की धातु के साथ प्रक्रिया किया तो हाइड्रोजन गैस उसमें से निष्कासित होती है। एसिड की धातु के साथ अभिक्रिया किया तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। इससे ये पता चलता है। देखिए, अम्ल, अम्ल माने एसिड, धातु के साथ अभिक्रिया किया, लवण बना और हाइड्रोजन गैस उसमें से निष्कासित हुई। एसिड की धातु के साथ अभिक्रिया से अम्ल, लवण और हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। अब NaOH यहाँ लिखा है, NaOH, NaOH का धातु यानी Zn के साथ प्रक्रिया किया तो Na2ZnO2 प्लस H2 गैस, माने ये बना लवण और ये बनी हाइड्रोजन गैस। इसमें से लवण और हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। अब धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, ये उसका प्रयोग है। अब इसमें आपने दो परख नली ली, ए और बी, ये रही दो परख नली ए और बी, नामांकित किया। परख नली में एक में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, ये रहा सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका मिश्रण डाला, Na2CO3 और NaSCO3, दोनों परख नली में लगभग 2 ml तनु HCl डाला। इसमें भी तनु HCl है, इसमें भी तनु HCl है। अब दोनों को प्रक्रिया देखा तो इसमें जो प्रक्रिया हुई उस प्रक्रिया से जो गैस निष्कासित हुई वो इसमें गई और इसमें कैल्शियम ऑक्साइड का विलयन रखा हुआ है और इसमें ये प्रक्रिया मिक्स होके बनी। तो नतीजा आया कि जब तुमने Na2CO3 का प्रक्रिया HCl के साथ कराया तो NaCl बन गया, H2O पानी बन गया और CO2 गैस निष्कासित हुई। उपरोक्त प्रक्रिया इस प्रकार से हुई कि Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट या NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCl के साथ प्रक्रिया कराया तो दोनों ही सूरतों में NaCl बना, H2O पानी बना और CO2 गैस उसमें से निष्कासित हुई। इसी प्रकार CaOH2, CaOH2 में CO2 के साथ प्रक्रिया किया, CaOH2 ने CO2 के साथ प्रक्रिया किया तो CaCO3 बना प्लस H2O गैस उसमें से मुक्त हुई। ये प्रक्रिया बताती है। अब यही CaCO3 जो यहाँ बना, ये CaCO3 की प्रक्रिया तुमने H2O पानी के साथ प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराया
तो इससे CaH और CO3 2, मतलब जल में विभाजनशील हो गया, ये जल में विभाजनशील हो गया। चूने का पत्थर, खड़िया, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप में कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनता है। उपरोक्त क्रियाकलाप से हमने प्रश्न निकाला कि अम्ल द्वारा क्षारण और प्रतिष्ठित प्रभाव तथा क्षारण द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अर्थात कि अगर आप क्षार, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड अम्ल, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी प्रक्रिया कराई तो Na के साथ Cl बन के और H2O, मतलब एसिड और बेस की जब प्रक्रिया होती है तो उसमें से लवण बन जाता है। एसिड और बेस के साथ प्रक्रिया होती है तो लवण और पानी बनता है। NaCl लवण है और H2O पानी, मतलब ये उदासीनीकरण प्रक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से इसको जाना जाता है। अब अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब अम्ल के साथ अगर धात्विक ऑक्साइड की प्रक्रिया होगी तो लवण और जल बनेगा। धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ प्रक्रिया होगी तो लवण और जल, इसमें भी लवण और जल ही प्राप्त होगा। आप देखेंगे कॉपर ऑक्साइड, विलयन का नीला हरित रंग अभिक्रिया करके कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच में प्रक्रिया होने से इस प्रकार लवण और पानी बनता है। कॉपर ऑक्साइड CaO बराबर कॉपर ऑक्साइड और अम्ल HCl के साथ प्रक्रिया हुई तो CaCl2 प्लस H2O, ये हो गया लवण और ये हो गया पानी। CaO कैल्शियम ऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रक्रिया हुई तो CaCl2 बना प्लस H2O, लवण और पानी बना। अब अगर इसमें प्रक्रिया को संतुलन किया जाए तो यहाँ पे कैल्शियम का एक कण है, यहाँ पे भी कैल्शियम एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक है पर क्लोरीन का, पर यहाँ पे क्लोरीन के दो कण हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन का एक कण है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के दो कण हैं, तो ये दो दो है तो मैं इसके आगे दो लिख दूँगा। मैं इसके आगे दो लिखूँगा तो ये 2HCl पूरा हो जाएगा, जिससे ये CaCl2 और H2O की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाएगी। अब क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। क्रियाकलाप में कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड के बीच अभिक्रिया देखी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 प्रक्रिया किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2, तो इससे बना CaCO3 प्लस H2O। समझते हैं, कैल्शियम एक बराबर ऑक्सीजन 2 और यहाँ से भी 2 ऑक्सीजन 4 बराबर, तो यहाँ 3 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन, ये भी 4। अब हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2, यानी प्रक्रिया संपूर्ण हुई।
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रक्रिया हुई तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस पानी मुक्त हुआ। अब सभी अम्ल क्षारक में क्या समानताएं हैं? हमने देखा कि सभी अम्ल में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों में समानता होती है। हमने देखा कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, ये इसमें समानता है। जब भी धातु के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रहे हैं और हाइड्रोजन गैस उसमें से उत्पन्न हो रही है, मुक्त हो रही है। ये सभी अम्ल में हमने समानता देखी। अब अम्ल की स्थिति में जब बल्ब जलने लगता है, अब एक क्रियाकलाप है। अब इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि एक बीकर ले लिया है। बीकर के अंदर ये रबड़ का कॉर्क है। रबड़ के कॉर्क में 2 खिल्ली लगी हुई है। दोनों खिल्ली से वायर के द्वारा बल्ब और बैटरी को जोड़ा गया है। अब जब बल्ब स्टार्ट कर रहे हैं तो बैटरी चालू कर रहे हैं तो ये बल्ब जलने लग रहा है। अगर बल्ब जलने लग रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर जो विलयन भरा हुआ है, ये विलयन विद्युत का सुवाहक है। अगर विद्युत का सुवाहक नहीं होता तो ये बल्ब जलता नहीं। अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है जैसे कि दिखाया गया है, परंतु आप यह देखेंगे कि ग्लूकोज एवं अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता। बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि विलयन से विद्युत का प्रवाह हो रहा है, और अगर बल्ब नहीं जला तो उस विलयन में से विद्युत का प्रवाह नहीं हो रहा है। अम्ल में उपस्थित H+ आयन, अब समझना ध्यान से, अम्ल में H+ आयन होता है। H+ आयन, ये आयन विद्युत के प्रवाह के लिए जिम्मेदार है। अम्ल का यानी एसिड का गुणधर्म है कि वो H+ आयन उत्पन्न करता है, जिसको हाइड्रोजन आयन कहा जाता है। हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन अम्ल के विद्युत के सुचालक के लिए जिम्मेदार है। अब जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक में क्या होता है? प्रयोग से स्पष्ट होता है कि HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। मतलब अगर तुमने HCl की H2O के साथ प्रक्रिया कराई है, H2O के साथ, तो H3O+ बनेगा और Cl- बनेगा। H2 और 1 3, H3O प्लस Cl अलग हो गया। ये जो H3O+ है, इसे ही H+ हाइड्रोनियम आयन की तरह जाना जाता है। इस प्रकार एसिड जब पानी के साथ प्रक्रिया करेगा तो इसमें से हाइड्रोनियम आयन H+ आयन मुक्त होता है। हाइड्रोनियम आयन H+ आयन मुक्त होता है। इसी प्रकार NaOH, ये प्रक्रिया, बेस की प्रक्रिया, NaOH, ये जब प्रक्रिया करता है H2O के साथ, इसका विभाजन होता है तो Na+ अलग हो जाता है और OH- अलग हो जाता है। तो बेस जब प्रक्रिया करता है, बेस, तो उसमें से OH- आयन मुक्त होता है। OH- आयन, बेस जब प्रक्रिया करता है तो उसमें से OH- आयन मुक्त होता है। इसे हाइड्रोक्साइड आयन की तरह जाना जाता है। क्षारक, बेस यानी क्षारक, ये हाइड्रोक्साइड आयन की तरह जाना जाता है। अब हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल में H+ आयन होता है। सभी अम्ल में H+ आयन होता है और सभी क्षारक में OH- आयन होता है। ये इससे पता चल गया। ये याद रखना है आपको, रासायनिक प्रक्रिया में उपयोगी है ये। सभी अम्ल में H+ आयन, सभी क्षारक में OH- आयन होता है। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्मा प्रक्रिया 2 प्रकार की है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी।
ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया का मतलब हुआ उसमें से ऊष्मा मुक्त होगी। ऊष्माशोषी प्रक्रिया का मतलब हुआ उसमें ऊष्मा शोषित होती है। जल में सांद्र नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी पड़ती है। अम्ल को सदैव धीरे धीरे जल में डालना पड़ता है। अगर लगातार डालते रहने से अगर वो प्रक्रिया में विस्फोट हुआ तो उससे जलने की संभावना रहती है। इसीलिए उसमें चेतावनी भी दी जाती है बोतल में। अमल के बोतल पे चेतावनी लिखी गई होती है, बराबर है। और इस प्रक्रिया को तनुकरण प्रक्रिया भी कहा जाता है। तनुकरण प्रक्रिया भी कहा जाता है। अम्ल मिलाने पर सांद्र H3O प्लस OH माइनस में प्रति इकाई आयतन में कमी होती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण प्रक्रिया कहा जाता है। अम्ल एवं क्षारक के विलयन में कितने प्रबल होते हैं? हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जाता है। पिछले अध्याय में हमने देखा H प्लस आयन अथवा OH माइनस आयन उत्पन्न होता है और यह आयन उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं। हम जानते हैं कि विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या प्रबल है। अब इसे मापने के लिए अम्ल और क्षारक में क्या प्रबल है, इसे मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। पुसांस एक जर्मन शब्द है जिस पर से ये पीएच मापक्रम की खोज हुई है। पीएच मापक्रम अम्ल और क्षारीयता को मापने के लिए किया जाता है। अगर कोई पदार्थ या किसी विलयन का पीएच 7 है तो वो उदासीन है। उदासीन का मतलब हुआ न तो वो एसिड है न तो वो बेस है, वो नॉर्मल है। पर जिसका पीएच 7 से कम होता जा रहा है वो एसिड है, यानी वो अम्ल है। 7 से कम होता जा रहा है वो एसिड है, अम्ल है। और जिसका पीएच 7 से अधिक होता जा रहा है वो क्षार है, बेस है। ये पहचान है। अगर पीएच 7 से कम होता जा रहा है तो एसिड है और 7 से अधिक होता जा रहा है तो वो बेस कहा जाता है। अम्ल या क्षार की शक्ति विलयन में क्रमशः H प्लस आयन और OH माइनस आयन की संख्या पर निर्भर है। जैसे जैसे H प्लस आयन बढ़ेगा वो एसिड बनता जाएगा और OH माइनस आयन बनेगा वो बेस बनता जाएगा। जैसे कि एसिटिक अम्ल की मात्रा में हाइड्रोजन आयन अधिक होता है, H प्लस आयन अधिक होने से वो प्रबल अम्ल है। और दुर्बल अम्ल है जिसमें H प्लस आयन कम होता है वो दुर्बल अम्ल है। जिसमें H प्लस आयन ज़्यादा है वो प्रबल अम्ल है। जिसमें H प्लस आयन कम है वो दुर्बल अम्ल है। क्या पौधे पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? हमारे शरीर का पीएच याद रखेंगे भाई, हमारे शरीर का पीएच 7.0 से 7.8 के आसपास होता है। संकीर्ण पीएच जीवित रह सकते हैं। वर्षा के अम्ल में पीएच का प्रमाण जब 5.6 से कम होने लगता है तो वो एसिड वर्षा के नाम से जाना जाता है, जिसको हम एसिड रेन भी कहते हैं। एसिड रेन। एसिड रेन के नाम से जाना जाता है और उस समय काफ़ी नुकसान होता है। इसे ही एसिड रेन के नाम से पहचाना गया है। आपके बगीचे की मिट्टी में भी पीएच का प्रमाण फिक्स होता है। मिट्टी का पीएच भी फिक्स होता है। अगर वो मिट्टी का पीएच कम हुआ तो वह एसिडिक मिट्टी हो जाएगी और ज़्यादा हुआ तो बेसिक मिट्टी। उस परिस्थिति में भी पौधा अच्छे से उगता नहीं है। हमारे पाचन में पीएच, आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि हमारे पाचन में के लिए उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे भोजन में आए हुए अवैध पदार्थों को
जो हमारी शरीर के लिए नुकसान कारक है उन्हें ख़त्म करने का काम करता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप अधिक भोजन कर लेते हो, अधिक मिर्च मसाले वाला खा लेते हो, तो उस समय पेट में दर्द होने लगता है। उस समय पेट में दर्द होने लगता है, जिसे एसिडिटी का नाम दिया गया है। और इस एसिडिटी के उपचारण के लिए एंटा एसिड यानी बेस एंटा एसिड का उपयोग करना पड़ता है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशिया, जो दुर्बल क्षारक है, इसका इस्तेमाल करके अपनी एसिडिटी को कम किया जाता है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, हमारे दांत का पीएच 5.5 से अगर कम होने लगे तो हमारे दांत खराब होने लगते हैं। अब ये 5.5 से कम कैसे होता है? अब नॉर्मली काफ़ी बच्चों की हैबिट होती है चॉकलेट खाने के बाद पानी ना पीना, दूध पी लिए रात को फिर ऐसे ही सो गए, पानी ना पीना। उस समय मुंह में ये सड़न की क्रिया चालू होती है। मुंह में सड़न की प्रक्रिया से मुंह के अंदर का पीएच 5.5 से कम होने लगता है और दांत सड़ने लगता है। इस समय दांत का क्षय होने लगता है, दांत टूट जाते हैं। और पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों में आत्मरक्षा के लिए मधुमक्खी का डंक होता है। मधुमक्खी का डंक जब हमें लगता है तो हमारा वह भाग सूज जाता है, क्योंकि मधुमक्खी के डंक में भी अम्ल होता है। मधुमक्खी के डंक में भी अम्ल होता है। इसी प्रकार एक पौधा है जिसे नेटल कहते हैं। नेटल के पौधे के पत्तों में मेथेनॉइक अम्ल होता है। ये मेथेनॉइक अम्ल जब ये पौधे का पत्ता हमारे शरीर में चुभता है तो वहाँ अम्ल छोड़ देता है, जिससे हमें खुजली होने लगती है। तो इस अम्ल से बचने के लिए भी हमें क्षारक की ज़रूरत पड़ती है। ये जो कोष्ठक है तुम्हारे सामने, इसमें किसमें कौन सा अम्ल है? सिरका में एसिटिक एसिड, संतरा में साइट्रिक एसिड, इमली में टार्ट्रिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, खट्टा दूध है लैक्टिक एसिड, नींबू में साइट्रिक एसिड, चींटी के डंक में मेथेनॉइक एसिड, नेटल के डंक में मेथेनॉइक एसिड। ये पूरा कोष्ठक आईएमपी है, इसे तैयार कर लेना है। अब अगला, लवण के संबंध में अधिक जानकारी। पिछले भागों में हमने अभिक्रियाओं द्वारा लवण का निर्माण कैसे होता है वो देखा। हमने देखा कि लवण जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। लवण जो होता है लवण उदासीन होता है। क्षार स्वाद में कड़वा होता है। लवण उदासीन होता है। लवण क्या है? लवण को तुम पीएच कह सकते हो, नमक कह सकते हो, नमक NaCl। साधारण नमक भी एक प्रकार का लवण ही है। ये जो साधारण नमक है ये भी एक प्रकार का नमक ही है, लवण ही है, लवण लिख सकते हो NaCl। हम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये प्रक्रिया अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था। ये प्रक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH हुआ, दोनों की प्रक्रिया से NaCl बना, NaCl प्लस H2O बना। H2O, ये NaCl जो है इसे लवण कहा जाता है। यही लवण है, सोडियम क्लोराइड लवण। तो समुद्र के जल में कई प्रकार के लवण होते हैं। सोडियम क्लोराइड के पृथक किया जाता है और बड़े आकार में क्रिस्टल प्राय अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग का होता है। खनिज नमक भी कहते हैं इसको, खनिज नमक के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ समुद्र में कई ऐसे हैं हिस्से जो नमक खनन कोयले की तरह होते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा में अवश्य इसके बारे में जानते ही हो कि लवण का नमक का कानून तोड़ा था उन्होंने। साधारण नमक रसायन का कच्चा पदार्थ। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग में कई पदार्थ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण महत्व का कच्चा पदार्थ है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर
यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं। अर्थात ये प्रक्रिया कैसे हुई समझेंगे। NaCl की पानी के साथ प्रक्रिया किया, NaOH बना, क्लोरीन बना और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। ये प्रक्रिया है बराबर। अब विरंजक चूर्ण की बात करें। विरंजक चूर्ण मतलब अरे अपने घर में जो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं उसे विरंजक चूर्ण कहते हैं। विरंजक चूर्ण बनाने के लिए शुष्क बुझा हुआ चूना यानी COH2 को तुमने क्लोरीन के साथ प्रक्रिया कराया तो CaOCl2 बना, यानी CaOH2 का प्रक्रिया तुमने क्लोरीन के साथ कराया तो CaOCl2 प्लस H2O गैस मुक्त हुई। ये जो CaOCl2 है इसी को तुम विरंजक चूर्ण बोलते हो, यानी इसी को तुम ब्लीचिंग पाउडर भी कह सकते हो। उपयोग क्या है? उद्योग रसायन में होता है, सूती वस्त्र को साफ करने के लिए होता है, रासायनिक उद्योगों में भी होता है, उपचानक के रूप में होता है, पानी को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है। अब बेकिंग सोडा की बात करते हैं। बेकिंग सोडा जिसे तुम खाने का सोडा बोलते हो। सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट भोजन पकौड़ा वकौड़ा बनाने के लिए तुम लोग करते हो बराबर। अब बेकिंग सोडा में क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र है बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3। रासायनिक प्रक्रिया कैसे होगी वो देखते हैं। NaCl का H2O के साथ CO2 के साथ और NH3 के साथ प्रक्रिया कराया तो उससे NH4Cl बना और NaSCO3 बना, यानी NaCl का प्रक्रिया पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया के साथ किया तो इससे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे तुम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हो बनता है। अब बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है भाई? बेकिंग पाउडर का उपयोग अम्ल जैसे मंद खाद्य पदार्थों के मिश्रण में गर्म किया जाता है, यह अभिक्रिया होती है। इसके अलावा बेकिंग सोडा का उपयोग स्वाद में खाने में स्वाद लाने के लिए किया जाता है। एंटी एसिड की तरह अगर तुमको एसिडिटी हो गई है तो एसिडिटी रिमूवर की तरह भी तुम इसका उपयोग कर सकते हो। तीसरा टॉपिक है धोने का सोडा जिसका सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। धोने का सोडा बराबर है। अब इसमें भी प्रक्रिया कैसे होती है वो समझते हैं। Na2CO3 में की प्रक्रिया पानी के 10 मॉलिक्यूल के साथ कराया तो Na2CO3 × 10H2O बना। Na2CO3 की प्रक्रिया पानी के 10 कण के साथ कराया, 10 अणु के साथ तो Na2CO3 गुणे 10H2O बना। ये जो प्रक्रिया है इसको धोने के सोडे का सूत्र कहा जाता है। अब धोने के सोडे का उपयोग कहाँ है भाई? ये तो जानते ही हो, कांच साबुन कागज़ उद्योग में, कपड़ा सफाई करने में और घरों में साफ़ सफाई करने के लिए, जल को स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब क्या लवण क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं? शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का जल होता है। जब हम क्रिस्टल के गर्म करते हैं तो यह जल हट जाता है और लवण का रंग श्वेत हो जाता है।
यदि आप क्रिस्टल का पुनः जल में भिगोते हैं तो नीला रंग वापस आ जाता है। लवण की एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। अर्थात कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है CuSO4 × 5H2O और वॉशिंग सोडा का Na2CO3 × 10H2O। जिप्सम एक अन्य लवण है जो क्रिस्टल का जल होता है। क्रिस्टल, अब जिप्सम का सूत्र क्या है? CaSO4 × 2H2O। मतलब कि जिसमें भी पानी के अणु होंगे, पानी के संख्या लवण के साथ प्रक्रिया करेगी। जल के निश्चित अणु लवण के एक सूत्र इकाई के साथ प्रक्रिया करेंगे तो उसे क्रिस्टलन का जल कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे हड्डियों की टूट फूट होती है तो डॉक्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाता है। जिप्सम की 373 केल्विन पर गर्म करने पर उसके पानी के अणु टूट जाते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। रासायनिक प्रक्रिया समझें कि CaSO4 × 2H2O को गर्म किया। गर्म करने से CaSO4 पानी के 2 अणु हैं तो आधा अणु यहाँ हो गया और 1.5 अणु उसमें से अलग हो गए। ये जो CaSO4 के साथ पानी का आधा अणु है, हाफ H2O, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। CaSO4 × हाफ H2O है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग भी तो आप लोग जानते ही हैं, मूर्तियों की बनावट में, टूटी हड्डियों की मरम्मत करने में, इन सब काम में प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी उपयोग किया जाता है। ये आपका लास्ट टॉपिक यहाँ समाप्त हुआ। यहाँ पर पार्ट 2 समाप्त हुआ। आगे पार्ट 2 के स्वाध्याय दिया गया है, उसका निरंतर अभ्यास करके पार्ट 2 को संपूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं।